मैंने अपने भाई की भी लाश उठाई है, तो इससे बड़ा दर्द होता नहीं है। अपने बाप की लाश भी उठाई है। ये सारी चीज़ें कश्मीर में हैं, ये दर्द वाली स्टोरीज है। पॉजिटिव में एक स्टोरी मुझे एक मिली है, उस इतना नालायक बेटा हो लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो सबसे प्यारा होता है, तो उनके दिल में उसके लिए प्यार रहता है, चाहे वो जिंदा रहे या मर जाए। मरने के बाद किसी को दूर ले जाना, किसी को कहीं दफन करना, लाश नहीं देना। मरने के बाद तो हर आदमी डेड हो जाता है, उसका ना कोई धर्म होता है, वो कुछ नहीं होता है। मर गया तो सारा खेल दुनिया का ख़त्म। उसके बाद उसको वापस मिलना चाहिए, कम से कम एक वो गुस्सा घर वालों का है वो कम हो जाता है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं डेली ट्रिब्यून के साथ। मैं हूं प्रिया राजपूत। कश्मीर घाटी में जर्नलिज्म करना हर एक की बात नहीं है। ये बात हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि एक लंबे समय से हम भी कश्मीर घाटी में हैं। जब से हम यहाँ पर आए हैं बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें भी करना पड़ रहा है, और जो पहले से ही यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी बहुत सारी ऐसी परेशानियों का सामना लंबे समय से करना पड़ रहा है। आज कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर हम रोशनी डालेंगे। अगर हम बात कश्मीर की करें तो एक ऐसे जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि हर कोई इंसान उनको जानता ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं सनम एजाज साहब से। मुझे तो लगता है कि इंट्रोडक्शन की इनको कोई भी ज़रूरत नहीं है। गुलिस्तान चैनल के साथ लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, और पूरे कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू में भी इनका नाम हर कोई जानता है। और हर कोई इंसान मुझसे यही सवाल पूछ रहा था कि आखिरकार अब डेली ट्रिब्यून के मंच में सनम साहब को कब लाएंगे, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम भी जानना चाहते हैं। तो आज जनता के सवाल जो है वो सनम साहब से हम पूछेंगे, और राजनीतिक में भी हम कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर की राजनीति है वो हर कोई समझना चाहता है, वो भी सिंपल अल्फाजों में। और मुझे लगता है सनम साहब से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझा सकता है। तो सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका डेली ट्रिब्यून में। शुक्रिया प्रिया जी सर, आपकी अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि कश्मीर में आप एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो कि हर कोई आपके बारे में जानता ही है, चाहे वो जम्मू हो या कश्मीर हो, तमाम जगहों के लोग आपको जानते हैं। और वही सोशल मीडिया की बात करें तो आपको लोग फॉलो भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और यही कारण है कि आपको ब्लू टिक भी मिली है। और अगर हम लोगों की बात करें तो लोग ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि एक लंबे समय से आप गुलिस्तान के नेटवर्क के साथ कार्य कर रहे हैं, और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, कितनी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा है। और इसके बाद बहुत सारे और भी सवाल है जो आपसे पूछना चाहिए। देखिए, आपने गुलिस्तान नेटवर्क की बात की और एक्सपीरियंस की बात की। ये गुलिस्तान नेटवर्क ही है प्लेटफार्म जो है जिसने मुझे पहचान दिया है। बिल्कुल सर, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं गुलिस्तान नेटवर्क का। और जब आप बात कहती हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो अगर गुलिस्तान नेटवर्क के साथ एक्सपीरियंस की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि जब आदमी को नाम और फेम मिलते हैं तो बहुत से ऑफर्स भी आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सी ऑफर्स भी मुझे आई थी, लेकिन बहुत सी जगहों पे मुझे पैसे की ऑफ़र, यूजुअली आदमी पैसे की ऑफ़र करता है, गुलिस्तान से ज़्यादा पैसे की ऑफ़र आई, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट किया। वो इस वजह से कि एक गुलिस्तान नेटवर्क जो है ये वो नेटवर्क है जो शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जहां आपको एक फ्री एटमॉस्फेयर में काम करने की, इन सर्कमस्टेंसेस में, जम्मू कश्मीर में और जिन हालात से इस वक्त जो पत्रकारिता गुजरी है, उन हालात में इस प्लेटफार्म पे जो आज़ादी से काम आप कर रहे हैं वो किसी और प्लेटफार्म पे मिल नहीं सकती है। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि इस जैसा प्लेटफार्म मुझे नहीं लगता है हिंदुस्तान में कोई और होगा। बिल्कुल सर, ये अल्फाज मुझे लगता है कि ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि मैंने भी इस नेटवर्क के साथ कार्य किया है, और मुझे लगता है कि अगर सच में आपको चीज़ें सीखनी हो या फिर आपको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं होगा। तो सर, इससे अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो कश्मीर में जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कुछ भी ऐसी स्टोरीज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं FIR का खतरा रहता है, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। तो आप एक लंबे समय से जो जर्नलिज्म में कार्य कर रहे हैं, तो कितना आपको मुश्किल होती है कि जर्नलिज्म को, वो भी कश्मीर घाटी में जर्नलिज्म करना? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊँ, सिर्फ कश्मीर घाटी में नहीं, मैं ये चीज़ बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया है दुनिया में, जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट है, जो मैंने पढ़ा, देखा, दुनिया को समझा, जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट है वहाँ आपको जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जर्नलिज्म करना, अब हमारे यहाँ पत्रकारिता भी है और पत्रकारिता के साथ बहुत सी चीज़ जो लोग ऐसे जुड़े हैं जो होते नहीं चाहिए थे, लेकिन जर्नलिज्म का साफ मतलब है कि आप सही बात अपने साफ शब्दों में बताएं। तो जब आप सच बताएंगे तो कोई ना कोई पक्ष आपके नाराज़, विरोध में हो जाएगा। तो फिर कन्फ्लिक्ट में जब आप सच बताएंगे तो बहुत से लोग हैं, चाहे वो सत्ता के लोग हों तो वो नाराज़ हो जाते हैं, कभी सत्ता वाले अगर ठीक हो जाएं, उनके पते की, उनके मन की बात आपने कर दी, तो जो विपक्ष के लोग होते हैं, जिसमें जनता, क्योंकि कन्फ्लिक्ट में जनता का भी एक रोल रहता है, वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल नहीं रहता। पॉलिटिकल पार्टीज़ की सत्ता और विपक्ष की बात नहीं रहती है, अपोजिशन और मेन स्ट्रीम की बात नहीं रहती है, यहाँ आवाम का मामला भी रहता है, तो आवाम भी नाराज़ हो जाती है। तो आपको हर तरह से आपके लिए एक चुनौती रहती है। तो उसके बीच में से कि आपको राइट लेफ़्ट दोनों आप चल रहे हैं,
तो हमारे यहाँ वो कहते हैं कि दो धारी तलवार जो है उस पर आप चल रहे हैं, तो वो चलाने के लिए आपको दोनों तरफ का ख्याल रखना है। आप कोई स्टोरी फाइल करें, सपोज कोई भी स्टोरी फाइल करें कन्फ्लिक्ट में, तो आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है कि अगर वो आपके जो अपोजिशन वाला है, आपका जिसका आप अपोजिशन जो जिसके ख़िलाफ़ वो जा रही है, उसको भी ना लगे कि मेरे ख़िलाफ़ जा रही है, लेकिन आप अपनी पते की बात कह डालें। यही है कन्फ्लिक्ट की का जर्नलिज्म। और फिर कश्मीर, और फिर आजकल जो हमारे यहाँ एक तरह से सिचुएशन कश्मीर की, फिर देश में भी इस तरह के अब हालात हो चुके हैं, तो उसमें जर्नलिज्म करना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल जिस तरह से आप जर्नलिज्म की बात करें कि टफ होता है, ये एक्सपीरियंस तो यकीनन हमने भी कुछ समय से देख ही रहे हैं। पर वहीं अगर बात आपकी निजी ज़िंदगी की करें तो आपने जर्नलिज्म कहाँ से शुरू किया था? क्योंकि लोग ये तो जानना चाहते हैं कि गुलिस्तान का मेन फेस तो आप हैं, पर आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? कब आपने ये सोचा कि जर्नलिज्म ही जाना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर जब आपने स्टार्ट किया था तब जर्नलिज्म का मुझे लगता है लोगों को भी इतना क्रेज़ नहीं था, तब आपने स्टार्टअप किया, और आज तो फिलहाल देखा जाए तो एक नाम तो आप कश्मीर घाटी में है ही। तो आप शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताइए। शुरुआती ज़िंदगी बहुत लंबी कहानी है हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी चैनल्स में, जिनमें आज तक भी है, न्यूज़ 24 भी है। न्यूज़ 24 तब BAG हुआ करता था, भगवान अल्लाह गॉड चैनल BAG होता था, अनुराधा प्रसाद जी चलाती थी। आज तक जो है तब झंडेवाला से चलता था, वीडियोकॉन टावर से। फिर उसके बाद स्टार का था, वेबसाइट चलती थी, स्टार का अपना नहीं था, उनकी वेबसाइट थी। या उसके साथ साथ देखा जाए तो इनाडू था, ETV जिसे हम कहते हैं, ये आज तो न्यूज़ 18 है, वो तब इनाडू हुआ करता था। तो इन सभी चैनल्स के साथ जुड़ा रहा। फिर कुछ हालात हुए मुल्क में वहाँ काम करते हुए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे आंध्रा हो, हैदराबाद वगैरह, वहाँ पे। उसके बाद फिर कश्मीर आना पड़ा। तो कश्मीर में यहाँ पे आने के बाद तब यहाँ पे गुलिस्तान नहीं हुआ करता था, तो एक JK चैनल जो हमारा JK मीडिया नेटवर्क का जो मेन ऑफिस था, तो वहाँ जुड़ा रहा। तो फिर उसके बाद कारवान बढ़ता गया, ज़िंदगी का सफ़र बढ़ता गया। तो फिर हमारे यहाँ 7C भी आया, उसको भी देखा। फिर 7C को चंडीगढ़ से देखा, फिर गुलिस्तान आया, दिल्ली से आया, तो दिल्ली से स्टार्ट किया। तो ये सब चीज़ें इसके साथ जो हम जुड़े रहे, तो ये है कि बहुत से प्लेटफार्म्स के साथ काम करने के बाद यही मालूम हुआ कि एक तो अपना है, चूँकि गुलिस्तान अपना है, जम्मू कश्मीर का है, अपना लैंग्वेज भी है और अपने लोग हैं, तो सबके साथ मिलकर एक अपना एटमॉस्फेयर भी मिला। चाहे वो जिस तरह का भी एटमॉस्फेयर हम कहें, आप कहें काम करने का एटमॉस्फेयर, आज़ादी का एटमॉस्फेयर, जिस आज़ादी से यहाँ काम किया जाता है, तो वो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं मिलेगा आपको। और गुलिस्तान में बात करें तो मुझे लगता है भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में दोनों ही डिविजन्स में मिलजुल के कार्य करना और दोनों को ही संभाल के चलना, ये बहुत मुश्किल रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जम्मू का जो है कहीं ना कहीं आपको अपनी इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट जिसे आजकल कहा जाता है, अपने एरिया के, अपने लोगों की वो इंटरेस्ट हर किसी को रहती है। मैं जम्मू कश्मीर में हूँ तो मुझे रहता है कि कश्मीरी है यार, कश्मीरी हूँ, मेरा कश्मीरी है, ये अपना है। जम्मू वाले का भी अपनी उसकी इंटरेस्ट हैं, वो कहता है मैं डोगरा हूँ, मेरे साथ 10 डोगरे और हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस सब को बैलेंस करके उनके साथ चलना। झगड़ा भी करते हैं, झगड़ा मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के साथ आपने ये गलत किया, वो मुझे बताते आपने ये गलत किया, इससे ये चीज़ हुआ, लेकिन बाई बनती बन में सब कुछ साथ लेके चलते हैं, तो चला ही लेते हैं। बिल्कुल। और चलिए जिस तरह से राजनीति की बात करें तो आपको भी बहुत सारी उस चीज़ की नॉलेज है कि कश्मीर की राजनीति को आपने खुद अपनी आंखों से बदलते हुए देखा है। तो फिलहाल अभी की अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पे कहा है कि जब तक रिस्टोर नहीं होगा आर्टिकल 370 तब तक वो इलेक्शन में नहीं उतरेंगी। और इससे पहले अगर DDC इलेक्शंस की बात करें तो तभी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिली थी, तभी बहुत सारी ऐसी पार्टीज थी जो बोल रही थी कि इलेक्शन में नहीं उतरेंगी, जिसके बाद वो उतरी और उन्होंने काफ़ी मैनिफेस्टोज भी अपने दिखाए। तो अभी आप कश्मीर की और जम्मू की राजनीति में किस तरह से बदलाव देखते हैं? क्या लोगों में वो अपना विश्वास बना पा रहे हैं या फिर विश्वास पूरी तरह से खो चुका है, या जो कार्य करने चाहिए उन मुद्दों से हटे हुए हैं? देखिए यही बात है, जर्नलिज्म में यही सवाल आ जाता है। यहाँ पे आदमी को बहुत ज़्यादा दो धारी तलवार जिसे हम कहते हैं इस तरह के आते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को डिस्कस करें, 5 अगस्त का एक फ़ैसला था, वो एक फ़ैसला कुछ लोग उसे कहते हैं कि हिस्टोरिक फ़ैसला है, कुछ लोग कहते हैं ये हिस्टोरिक ब्लंडर है। हर किसी की अपनी अपनी राय है, सोच है। और सरकार दावे करती है, सरकार कहती है कि हमने बहुत कुछ बदला है, 5 अगस्त के बाद बहुत कुछ बदला है। ज़मीनी सतह पे देखा जाए तो बदला इतना है कि स्पेस दी है उन लोगों को, सरकार ने जो आज सत्ता में, उन लोगों को स्पेस दी है जो हम कहें कि यहाँ जो सियासत के नए उतार चढ़ाव के लिए उन्हें स्पेस दी है। 5 अगस्त के फैसले ने, 5 अगस्त के पहले की सियासत जो थी वो एक तरह की थी,
5 अगस्त के बाद की सियासत जो है वो बदल चुकी है वो सियासत। और उस सियासत में जिस तरह अभी आपने कहा कि डीडीसी इलेक्शंस वगैरह, वो सारी जो पॉलिटिशियंस वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और सियासत में या दुनिया के हर हिस्से में अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल कर रही हैं। अब रही बात महबूबा मुफ्ती की, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है। कश्मीर में अगर देखा जाए इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं जम्मू और कश्मीर दोनों को देखता रहता हूँ, सिचुएशन को मॉनिटर करता हूँ। कश्मीर की सिचुएशन में महबूबा मुफ्ती इस वक्त अपनी पोजीशन जो है, जो उसकी पोजीशन ख़त्म लगभग हो गई थी, उसको वो रिवाइव कर चुकी है, स्ट्रांग होती जा रही है, और स्ट्रांग होते होते वो दूसरी पार्टी से आगे जा रही है। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी तंजीम हुआ करती थी, आई एम यूजिंग वर्ड पास्ट थी, उसका एक बेस था। लेकिन अब महबूबा मुफ्ती जिस हालत में पॉलिटिक्स कर रही है, चाहे वो कुछ लोग उसे अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स का नाम दें, कुछ लोग उससे सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स का नाम दें, लेकिन वो अपना ग्राउंड उनसे मजबूत बना चुकी है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो कल ही आपको याद होगा शमीमा फिरदौस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी एमएलए रही हैं, बड़ी, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ है। हंदवाड़ा में वो भाषण दे रही थी, वो इंटरव्यू साफ बयान करता है कि महबूबा मुफ्ती इस वक्त किस पोजीशन पे आ चुकी है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और महबूबा मुफ्ती अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना जान चुकी है। जब वो सरकार में थी तब बहुत कमज़ोर थी, तब वो पॉलिटिशियन तो थी, लेकिन कश्मीर के नेताओं की तो पुरानी आदत है, जब ये सत्ता में रहते तब कमजोर हो जाते हैं, जब सत्ता से हटते हैं तब ये मजबूती से बयान देते हैं। वही मामला ये है, कश्मीर की पॉलिटिक्स ही वैसी है। यहाँ की पॉलिटिक्स जो है, टनल उस पार की पॉलिटिक्स जो है अलग से है, टनल के इधर की पॉलिटिक्स है, क्योंकि कश्मीर को 1947 से सेंटिमेंटल का अखाड़ा बनाया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एलओसी के उस तरफ की सियासत, यहाँ की सियासत और टनल के उस तरफ की सियासत, सभी की खिचड़ी बनाई गई है, और इस खिचड़ी में सेंटिमेंट्स का बहुत ज़्यादा है। तो जब सत्ता में ये पार्टीज़ होती हैं तो इनको सेंटिमेंट्स के साथ जाने का मौका नहीं मिलता है। जब ये अपोजिशन में आ जाती है तो इनको एक स्पेस मिल जाती है सेंटिमेंट्स की, तो वो स्पेस में सेंटिमेंट्स की स्पेस मिल जाए। तो इस वक्त महबूबा मुफ्ती उन्हीं सेंटिमेंट्स को लेके आगे चल रही है, तो वो बड़ा उसके लिए कश्मीर पॉलिटिक्स में, मैं नेशनल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, नेशनल पॉलिटिक्स में उसे गुपकार गैंग का साथी गैंग कहा जाता है, उसको नेशनल पॉलिटिक्स में देशद्रोही कहा जाता है, कभी कुछ लोग पाकिस्तानी भी कहते हैं। और वहाँ की पॉलिटिक्स में इस जो वोट पॉलिटिक्स है, नेशनल पॉलिटिक्स, उसमें महबूबा मुफ्ती को यूज़ भी किया जाता है, उसके बयानात को इस्तेमाल भी किया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन ओवरऑल इधर की पॉलिटिक्स में वो इस वक्त कामयाब पॉलिटिशियन है। बिल्कुल। और अगर हम जैसे ही हम जर्नलिज्म की बात जो है शुरू कर रहे थे, और मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट जो है उसका पहला सवाल और कहीं ना कहीं पब्लिक का इंटरेस्ट रहता है कि जर्नलिस्ट वही है जो पब्लिक इंटरेस्ट पर बात करे। तो अगर हम बात पब्लिक इंटरेस्ट की करें कश्मीर में, तो यहाँ पर जिस तरह से किलिंग का मामला जो है, चाहे वो सिविलियन किलिंग को हो या फिर OGW की भी जो किलिंग हुई थी, उनके मामले पर ही बात करेंगे। क्योंकि हैदरपुरा का जब इनकाउंटर हुआ था तो डेड बॉडीज़ को लेकर भी बहुत इशू बना था, और इससे पहले जिस तरह से आतर मुश्ताक की डेड बॉडी का सिलसिला अभी भी बना हुआ है, हम उनके घर में भी गए और 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, 30 दिसंबर को 1 साल हो जाएगा, डेड बॉडी नहीं दी गई है। एज ए जर्नलिस्ट आपको क्या इस पर कहना है कि डेड बॉडीज जो नहीं दी जाती है या देनी चाहिए, या फिर आपको क्या लगता है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ये देखिए, यही जो है ना, मैंने अभी कहा, इस तरह के मामलात हैं। एक जर्नलिस्ट जो होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता है। बिल्कुल। यूजुअली जो पढ़ाया जाता है उसमें ये भी बताया जाता है कि धर्म भी नहीं होता है तो देश भी नहीं होता, उसका कोई देश नहीं होता है। वो नेशनल इंटरेस्ट किसी देश, वो इंसानियत के लिए काम। तो इंसानियत में ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये थोड़ी सी हर किसी को इस पे आपत्ति होगी, नाराज़गी होगी, हर किसी को जो कुछ भी हो रहा है। ठीक है, एक बच्चा है 10-20 साल का, चाहे वो मिलिटेंट बना या उसने क्या कुछ किया, लेकिन उसके बाद उसके पेरेंट्स होते हैं, कितना भी हो, कितना नालायक बेटा हो, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वो सबसे प्यारा होता है। तो उनके दिल में उसके लिए प्यार रहता है, चाहे वो ज़िंदा रहे या मर जाए। तो मरने के बाद और ज़्यादा होता है कि ठीक है। फिर ये जो किया जा रहा है, इससे लोगों में नाराज़गी हो रही है। मैं बताऊं, लोगों में इससे अच्छी मैसेज नहीं जा रही है, क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ मिनट पहले बताया कि कश्मीर की पॉलिटिक्स अलग है। कश्मीर की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं धर्म भी इसमें आ जाता है, इसमें रीजनलिज्म भी आ जाता है, और इसमें साथ साथ में जो बाकी मामलात वो भी आ जाते हैं। तो ये जो इस तरह के जो फैसले सरकार ले रही है, तो इसको वो लोग जो सरकार के ख़िलाफ़ हैं वो इसको इस्तेमाल भी कर लेते हैं लोगों में सरकार के ख़िलाफ़ और गुस्सा बढ़ाने के लिए। तो ये चीज़ें अगर नहीं हो जाती, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है कि अगर कहीं यहाँ एनकाउंटर वगैरह होता है
4 लोग होते हैं, उनके पास 2 लोग होते हैं, उनके पास 100 गोली होती है। अगर फ़ौज चाहे तो उनको ज़िंदा भी पकड़ सकती है। ये कोई बड़ा मामला नहीं है। उस एरिया का 2 दिन क्रैकडाउन गार्डन करना है, कितना टाइम वो भूखे रहेंगे? 2 लोग हैं, 4 लोग हैं अंदर, कितना टाइम वो भूखे रहेंगे? उनके बाद वो निकल जाएंगे, तो उनको पकड़ा भी जा सकता है। लेकिन सरकार या क्या हालात होते हैं उस पर मैं बात कर नहीं सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल इन चीज़ों को भी सरकार के जो अधिकारी हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इससे नाराज़गी बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं कि हम इनको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, लेकिन मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ न कुछ रास्ते ठीक करने होते हैं। तो उनको फिर उसके बाद अज मरने के बाद किसी को दूर ले जाना, किसी को कहीं दफन करना, लाश नहीं देना। मरने के बाद तो हर आदमी डेड हो जाता है, उसका ना कोई धर्म होता है, वो कुछ नहीं होता है। मर गया तो सारा खेल दुनिया का ख़त्म। उसके बाद उसको वापस मिलना चाहिए। कम से कम एक वो गुस्सा घर वालों का है वो कम हो जाता है, लेकिन नहीं देते हैं तो वो सरकार को सोचना पड़ेगा उस पर। जिस तरह से आपने तमाम मुद्दों पर बात की है, कहीं ना कहीं राजनीति पर भी रोशनी डाली है और अपनी पर्सनल लाइफ पर भी डाली है। और जाते जाते आपसे आखिरी सवाल रहेगा, एज ए जर्नलिस्ट मैं पूछना चाहूँगी कि आज तक जब तक आपने जर्नलिज्म शुरू किया है और अभी तक की सबसे टफ और सबसे डिफिकल्ट स्टोरी आपकी कौन सी रही है जो आप कभी भी भूलना नहीं चाहेंगे? और जब भी आप कभी करते हैं तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हैं कि ये शायद मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट स्टोरी रही है? बहुत सी हैं, बहुत सी स्टोरीज हैं, क्योंकि कश्मीर में दर्द Stories बहुत की है, कमी नहीं दर्द बहुत ज़्यादा है। यहाँ हर तरफ जो है, मतलब 20 सालों से हम देखते आ रहे हैं, हर तरफ जब से होश संभाला है तो कोई अच्छी स्टोरी नहीं मिली आपको। तो ये दर्द वाली स्टोरीज हर तरफ हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने अपने भाई की भी लाश उठाई है, तो इससे बड़ा दर्द होता नहीं है। अपने बाप की लाश भी उठाई है। ये सारी चीज़ें कश्मीर में हैं, ये दर्द वाली स्टोरीज है। पॉजिटिव में एक स्टोरी मुझे एक मिली है, उससे वो पॉजिटिव स्टोरी है, मैंने वो देख के की है, बहुत खुशी हुई मुझे उससे। वो ये है कि मैं बारामूला से आ रहा था, स्टोरी करने गया था, तो पटन के करीब में रुका हुआ था। वहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं था, वहाँ पे लोगों को रोका हुआ गया था। वहाँ कोई ग्रेनेड वगैरह था, फेंका था किसी ने, तो ट्रैफिक जैम हो गया था। उस ग्रेनेड के हालात ऐसे होते हैं, कई बार मैंने देखा कि फोर्सेस के जिन पे गिरा होता है ग्रेनेड, वो अपना साथी कोई जख्मी होता है तो गुस्से में बहुत होते हैं, तो वो उस गुस्सा अपना निकालते होते हैं पब्लिक पे। तो मैं जब पब्लिक पे वहाँ पे था तो मुझे सब आगे लोग भाग रहे हैं, पीछे आगे फोर्सेस के लोग थे, वो गुस्सा अपना निकाल रहे थे। मुझे किसी ने धक्का दिया आगे से कि भाई आप आगे क्यों नहीं जाते हो, जर्नलिस्ट हो, आपका काम है आगे। मैं कहता हूँ मरना मुझे भी है, गोली मुझे भी लग सकती है, ये मुझे पब्लिक कह रही है आप जर्नलिस्ट हो आगे जाओ। तो मैं एक तरफ तो मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे आगे जाना है, वहाँ से सोच रहा हूँ वो उसको गुस्सा होगा, डंडा वो बाद में सोचेगा जर्नलिस्ट है, पहले डंडा मारेगा, या हो सकता है गोली भी चला सकता है। ये चीजें होती हैं। ये है, तो मैं ना आगे जा सकता पीछे जा सकता हूँ। अचानक मैंने देखा मेरा एक रिलेटिव था, वो इसी फोर्सेस की टुकड़ी में था। अच्छा। मैंने जब उसे दूर से देखा तो मैं कहा ये तो कुछ नहीं करेगा, मेरा क्लोज कर लेट गया, मेरा उस पर है। तो वो गुस्से में था, मैं सीधा गया तो जाके उसको पकड़ लिया, उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए अपना ये रिलेट। हाँ, मैंने जब उसको थप्पड़ मारने शुरू कर दिए तो उसके बाकी लोग जो आगे वो आगे मुझे वो, तो उसने पकड़ लिया उनको, नहीं मेरी जान पहचान की। नहीं जान भाई मेरा भाई है। अच्छा। तो फिर वो उनके भाई, वो उनके कुली का भाई था, तो मुझे वो क्या करते, अब मेरे पावर हो गए। अच्छा। तो मैंने उनको सबको रोका, गाड़ियों को जाने दिया, तो लोगों को लगा पता ही जर्नलिस्ट है, बड़ा वाह है। अच्छा। लोगों को असल पता नहीं थी कि इसने कौन से पावर इस्तेमाल किए। अच्छा। तो बड़ी खुशी हुई उस टाइम। इसका दिमाग रहता है जो एक्टिव होना चाहिए उस टाइम। तो वो मैंने किया कि मैंने उसको पकड़ के थप्पड़ मारा, तो सब लोग देख रहे थे, कहने लगे यार देखो जर्नलिस्ट है, इसने थप्पड़ मारा बीएसएफ वाले को, सीआरपीएफ वाले को, दूसरे को, जबकि मैंने अपने कजिन को मारा था। तो वो बहुत हो गया, वो स्टोरी मुझे अभी याद आती है। तो मुझे लगता है ऐसी कौन सी स्टोरी थी जिसने आपकी रातों रात जो है किस्मत बदल दी और पूरे कश्मीर में आप स्टार बन गए? वो एक स्ट्रगल पूरी कहें या फिर एक स्टोरी की वजह से? स्ट्रगल है, कोई ऐसी स्टोरी नहीं है, पूरी स्ट्रगल रही है। पूरी स्ट्रगल रही है। स्टार नहीं हूँ मैं, एक छोटा सा आदमी हूँ। हाँ, 10 लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं सच्ची बात बता सकूँ। जो ग्राउंड की, मैंने एज ए रिपोर्टर काम किया है। रिपोर्टर का काम है जो देखे वो बताए, सिर्फ अपने शब्दों में बताए, लेकिन सिचुएशन वही। तो मैंने वही किया कि जो सही था ग्राउंड पे मैंने वो बताया। तो वो लोगों को लगा पता कि जहाँ गोदी मीडिया की बात की जाती है, वहाँ एक बंदा जो है जो प्लांट नहीं करता है, जो ग्राउंड पे है। चाहे पब्लिक ने गलत किया है तो पब्लिक बोलता है कि पब्लिक ने गलत किया, चाहे फोर्सेस ने किया, चाहे सरकार ने किया। खुद मैं आपको बताऊं, एक स्टोरी मैंने की है। मेरे घर में पावर कॉरिडोर्स में भी मेरी फैमिली रही है, पॉलिटिक्स में रही है मेरी फैमिली। तो मैंने एक स्टोरी की, वो मेरे घर के खिलाफ थी। अच्छा। मतलब मेरे उसमें कहीं ना कहीं मेरा घर भी इन्वॉल्व था, तो मैंने उनके खिलाफ भी की। तो वो चीज़ें जो हैं, तो उससे ये हो गया कि
लोगों में कहा कि नहीं यार कहीं सच बताते हैं, कम से कम उतना झूठ नहीं बताते हैं जितना वो हमारे मीडिया के कुछ लोग हैं आजकल, वो नहीं बताते हैं। कभी कभी हमें हालात को देखते हुए कहीं तोड़ मरोड़ के करना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि सोचना पड़ता है कि हालात जो है ये तो हाँ, तो उनको देखते हुए कभी कभी करना पड़ता है। सब 100% सच तो नहीं बता सकते हैं, तो वो लेकिन 99% भी झूठ नहीं बताते, ये सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीज़ें बताने के लिए, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, और आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ सनम एजाज साहब थे, जो एक ऐसे जर्नलिस्ट है कश्मीर घाटी के, जो पूरे भारत में फिलहाल लोग उनको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में लोग इनको फॉलो करने के साथ ही जानने की कोशिश रखते हैं कि अगर कश्मीर में कैसे हालात हैं। तो आप भी बताइएगा कि आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे इंटरव्यू में, जिस तरह से आपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी जाना, और कश्मीर घाटी में जिस तरह से राजनीति लगातार बदल रही है उसके बारे में आपके क्या कुछ विचार है। अपना पर्सनल विचार जानना और कहीं ना कहीं ये जरूरी रहता है, और अपने सुजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। अभी के लिए इतना ही, और जानकारी पाने के लिए मेरे साथ बने। नमस्कार।